हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग पीटी 365 कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन पे थे। उसमें हम लोग पिलर नंबर 3 पे पहुंच गए थे, और जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में। देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 को बेस बनाते हुए गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, इन दोनों के पार्स को जो है अभी नोटिफाई किया है। इसके चलते इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट न्यूज़पेपर्स में आ गया था। तो आइए समझते हैं संवैधानिक प्रावधानों को, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मूव करते हैं 7 शेड्यूल पे। 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट पे जाते हैं। 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 17 में कहा गया है कि जो वाटर है वो एक राज्य सूची का विषय है। वाटर जो है एक राज्य सूची का विषय है, जिसमें वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, इम्बार्कमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर, ये सब राज्य सूची के तहत आते हैं। जल भंडारण, जन शक्ति, तटबंध, जल निकास, सिंचाई और नहर, ये सब जो है राज्य सूची के तहत आते हैं। इसी के अलावा देखिए, जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री नंबर 56 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट को पावर है किस मैटर में? रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। नदी घाटी और अंतरराज्यीय नदियों के मामले में केंद्र सरकार को विनियमन का पावर है, रेगुलेशन का पावर है। ये जो है यूनियन लिस्ट का इंटर नंबर 56 कहता है। और पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी रूल बना सकती है जो लगता है पार्लियामेंट को कि हाँ ये जनहित में है और इसको करना चाहिए। और कई बार कॉन्फ्लिक्ट को भी ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट कुछ लॉज बना सकती है, कुछ कानून बना सकती है। देखिए, पार्लियामेंट को आर्टिकल 262 के तहत बहुत सारे पावर हैं, जिसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट पावर ये है कि अंतर जो राज्य नदियां हैं, इंटर स्टेट जो रिवर्स हैं, उनसे संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एक इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट कमेटी बनाई जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई अदर कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं देगा। कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का या अदर कोई हाई कोर्ट का इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स में। किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा होता है तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते, भाई हाई कोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा पावर जो है संसद को है कि वो संसद ऐसा कानून बना दे कि सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट को बाहर कर दे। तो ये बात है। उसके अलावा संसद ने 2 कानूनों को भी बनाया था। पार्लियामेंट ने 2 कानून को बनाया था। सबसे पहला कानून था वो था रिवर बोर्ड एक्ट 1956। इसके तहत रिवर बोर्ड्स को स्थापित किया जाता है, नदी बोर्डों की स्थापना करी जाती है रिवर बोर्ड एक्ट 1956 के तहत। उसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ये दूसरा एक्ट था जिसके तहत इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को टैकल किया जाता है। इसके तहत ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, गोदावरी ट्रिब्यूनल्स है, कावेरी ट्रिब्यूनल है। और इन ट्रिब्यूनल्स की खास बात क्या होती है कि इनके जो फैसले होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। बाध्यकारी होते हैं और अंतिम होता है इनका फैसला। इसमें किसी प्रकार से आप कोई कोर्ट में जाके अपना अपील फाइल नहीं कर सकते हैं कि हाँ भैया हमारे साथ एक गलत हुआ है, आज जो है बोर्ड ने कुछ गलत फैसला दिया है, तो उसके लिए अपील करने का भी पावर नहीं है, ठीक है। चेयरमैन कौन होते हैं इसके? चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं इस डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के, वो होते हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो नॉमिनेट करते हैं वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और उसके मेंबर्स को। 2019 तक क्या प्रोविजन था कि अगर कोई भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसमें तुरंत एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती थी। अब उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते थे कि भैया आप ट्रिब्यूनल बनाइए, तो फिर ट्रिब्यूनल बनता था और काफ़ी वक्त लग जाता था उस सब चीज़ में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक बिल लेकर आई सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस बिल के तहत एक परमानेंट ट्रिब्यूनल गठित करने का फैसला लिया गया।
और ऐसी जो कमेटी होगी जो अभी बनाया गया है 2019 में, वो सिंगल कमेटी होगी, सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो इस प्रकार के इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर को सॉल्व करेगा। तो ये 2019 की कहानी थी। अभी ऊपर कुछ बातें रह गई हैं जिसको हमें सीखना है। सबसे पहली बात तो ये जो इमेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा 2-3 बारी देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहला जो है वो है रावी, ब्यास और सतलज सतलुज डिस्प्यूट। कौन कौन से राज्य इससे कंसर्न हैं, कौन कौन से राज्य से जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहला पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये 3 हैं, ठीक है, 3 रिवर है, रावी, ब्यास और सतलज। फिर नर्मदा पे आइए, तो इससे कंसर्न स्टेट कौन कौन से हैं? एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये नर्मदा वाटर डिस्प्यूट है, तो इसमें कौन कौन से राज्यों को समस्या है उनका नाम लिखा हुआ है। फिर मांडोवी, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, महादाई रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं। कृष्णा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। पेरियार, तमिलनाडु और केरला। कावेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी। गोदावरी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उसके अलावा आपकी आती है वामसधारा या वंशधारा, इसको भी बोलते हैं। वंशधारा जो रिवर है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट वाले रिवर्स हैं। पूछा जा सकता है कौन से स्टेट से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपको फैक्ट याद रख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंटरनेशनल सिद्धांत की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। इसमें सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सबसे पहला जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेरियंस राइट। तो ये रिपेरियंस राइट मतलब तटवर्ती अधिकारों का सिद्धांत, ठीक है, तटवर्ती अधिकारों का सिद्धांत यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में। इसके तहत क्या है कि देखो, जितने भी तटवर्ती राज्य हैं जो है जो वाटर शेयर करते हैं, वो लोग अपना अपना अपने अपने हिसाब से जो है वाटर का यूज कर सकते हैं। समान राइट मिलता है कि हाँ भाई आप समान तरीके से आप यूज़ कीजिए जितना पानी है। जितने भी तटवर्ती स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं जिनके पास वो वाटर गुजरता है होके, वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं पावर वाटर का पूरी तरीके से बिना किसी डिस्प्यूट के। उसके बाद यहाँ पे हार्मन डिस्प्यूट है, हार्मन डॉक्ट्रिन है। हार्मन डॉक्ट्रिन इससे उलट है। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे मान लो कि कोई एक लैंड है जहाँ पर कोई वाटर गुजरती है और वो वाटर और किसी देश से भी होकर गुजरती है, तो उसमें क्या होता है कि ये सामने वाला ए स्टेट और दूसरा बी स्टेट है मान लो, तो ए स्टेट जितना मर्जी होगा उस पानी का यूज़ करेगा, इस बात की परवाह किए बिना कि बी स्टेट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे भारत पाकिस्तान के मामले में सिंधु रिवर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है कि पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता है कि भारत जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी यूज़ कर लेता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, और भारत कहता है कि हम तो 20% यूज़ करते हैं। तो ये एक डिस्प्यूट चलते रहता है। ये हार्मन डॉक्ट्रिन के तहत आता है, जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट के सेम रिवर की पानी को अपने मन मर्जी के मुताबिक यूज़ करता है बिना इस बात की परवाह की कि सामने वाले देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार थियरी ऑफ एप्रोप्रिएशन है। थियरी ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या कहता है कि भैया जैसे कोई एक राज्य फर्स्ट यूजर जो है वो अपने हिसाब से अपने बेनिफिट के हिसाब से यूज़ करेगा, सेकंड वाला जितना बचेगा उसको उतना यूज़ करेगा, फर्स्ट यूजर के बाद जितना बचेगा सेकंड स्टेट उतना यूज़ करेगा। तो थियरी ऑफ प्रायर एप्रोप्रिएशन है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इनको डिस्कस करना बेकार है, वक्त जाया करना है फिलहाल तो। उसके अलावा कम्युनिटी इंटरेस्ट कहता है कि भैया जितने भी स्टेट से पास होकर गुजर रही है उसको सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करो, सबके लिए वाटर अवेलेबल करो, ये सारी बात की है। तो ठीक है, इसको स्किप मारते हैं, ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। बर्लिन रूल आप देख सकते हो चाहो तो। बर्लिन रूल ये 2004 में आया था। बर्लिन रूल ये किस चीज़ से डील करता है? ये इस बात से डील करता है कि भैया वाटर मैनेजमेंट आप करके रखिए। अगर आपसे कोई ड्रेनेज बेसिन आपके स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है, कोई इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन है और वो आपके स्टेट से होकर गुजरता है, तो उसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। इस बात को लेकर जो है बात करता है बर्लिन रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सारे स्टेट्स के साथ है, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। अभी रिसेंटली असम और मेघालय गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट बॉर्डर से रिलेटेड कुछ मुद्दे को उठाया था।
तकरीबन 6 स्टेट्स में उनके 6 जो है क्षेत्रों में ये इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी कदम उठाई गई है। बात कर लेते हैं इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। सबसे पहली बात कि मेघालय जो है, इसका गठन जो है वो असम से जो है किया गया है। असम को अलग करके मेघालय बनाया गया है। कब और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? कंप्लीट स्टेट का दर्जा इसको दिया गया 1972 में। 1972 में इसको फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। दोनों स्टेट के बीच में तकरीबन 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत सारे डिस्प्यूट हैं कि भाई ये मेरा एरिया है, ये असम का है कि ये मेघालय का है, तो इसको लेकर बहुत डिस्प्यूट रहता है। इसके चलते जो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है उससे लोग वंचित रह जाते हैं। इस चीज़ को कम करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहिए। ये कहानी जो अभी डिस्प्यूट की स्टार्ट हुई मेघालय और असम के बीच में, ये 1969 में स्टार्ट हुई थी, जब असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट आया था 1969 में। तभी इसको मेघालय ने अस्वीकृत कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसके बाद ये डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया। अब किन किन जिलों में ये, किन किन एरिया में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी अभी स्पेशल रीजनल कमेटी बनाई गई, जिसके बाद ही ये डिसीजन आया है कि आप एक काम करते हैं, जितना भी डिस्प्यूटेड पॉइंट है, 12 जो भी पॉइंट्स हैं, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान नहीं दिए हुए हैं इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड, जिसके चलते मैं यहाँ पे अभी तो कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। देखो कुछ और चीज़ें दी हुई, जैसे कि सबसे पहली बात यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है कुछ पॉइंट, ये दिया हुआ है कि भैया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 में आया था, उसने 14 स्टेट को बनाया, 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया। तो ये सब कहानी बहुत पहले ही पढ़ी हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं। अभी 28 और 8 हैं। कौन कौन से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि गलती ना हो। खासकर पौंडीचेरी कौन कौन से स्टेट्स में लगता है, और पौंडीचेरी का जो एरिया है, कौन सा एरिया किस स्टेट में, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जम्मू कश्मीर अभी नया फॉर्मेशन हुआ जम्मू कश्मीर का, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा एरिया किसमें लगता है। ओके, एक जो इम्पोर्टेंट है गुजरात और राजस्थान वाला, मानगढ़ हिल। गुजरात और राजस्थान के बीच में एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है, वो है मानगढ़ हिल। और एक चीज़ बताएं, जितना डिस्प्यूटेड बॉर्डर रहता है उसको जो है यूपीएससी नहीं पूछता है। डिस्प्यूटेड पॉइंट से हमेशा यूपीएससी अलग रहता है, तो वो पूछेंगे भी नहीं। इसलिए आपको ये ना भी पढ़े तो कोई बहुत ऐसा मसला नहीं हो जाएगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन में भी कुछ एरिया हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड एरिया हैं, नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत काम का पॉइंट नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 शेड्यूल की बात कर लेते हैं। अभी न्यूज़पेपर्स में था 15th जो फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने कहा है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन और इस प्रकार के पैंडमिक से निपटना है, तो जो 7 शेड्यूल है उसकी गहन समीक्षा करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ही उसको एक बार फिर से एक रिव्यू करने की ज़रूरत है 7 शेड्यूल को। और कुछ चीज़ें आप स्टेट लिस्ट से उठा के सेंट्रल लिस्ट में डालिए, और कुछ सेंट्रल लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डालिए। तो ये उन्होंने रिकमेंड किया है। 15th बताइए आप कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? बताइए चेयरमैन कौन है? 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? ये है एनके सिंह। एनके सिंह, एनके सिंह जो है 15th वित्त आयोग के, 15वें वित्त आयोग के जो है हेड हैं। अब देखो 7वीं अनुसूची के बारे में आप बहुत सारी बातें आपने पढ़ी भी होंगी, कुछ बातें हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 7वीं अनुसूची के बारे में बात करता है, और पार्लियामेंट के साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको पावर देता है कि आप इन फला फला सब्जेक्ट पे आप कानून बना सकते हैं, फला फला सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। और बहुत सिंपल रूल है कि किसको क्या सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे या अलॉट किए जाएंगे। तो यूनियन को वो सब्जेक्ट अलॉट किए गए हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, जो लोकल कंसर्न वाले इशू हैं स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। अच्छा, एक कंकरेंट लिस्ट भी है। सरकारिया कमीशन ने बताया कि जो कंकरेंट लिस्ट है या समवर्ती सूची है, उसको ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली नेशनल इशू से रिलेटेड है,
या कोई लोकल कंसर्न से रिलेटेड है, ये दोनों हो सकता है, इसलिए ग्रे एरिया बोलते हैं इसको, ग्रे एरिया बोलते हैं, ग्रे एरिया बोलते हैं हम समवर्ती सूची को। संविधान का अगर पूछे कि ग्रे एरिया कौन सा है तो वो समवर्ती सूची है। ओके, क्यों किया जाता है, इस प्रकार की लिस्ट क्यों तैयार की जाती है? एक तो पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रहे भारत की, साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेंटेन रहे, स्टेट को ना लगे कि उनके पास कोई पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला ना पड़ जाए कि सारा पावर स्टेट को हो जाए तो स्टेट अपना मनमानी करने लगे। उसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता भी प्रदान की गई है इस लिस्ट के थ्रू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैलेंस बना के रखा जाए। उसके अलावा जो है समर्थ उत्तरदायी सरकार बनाई जाए, इनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का जो है कॉन्सेप्ट विस्तारित किया जाए, इसके लिए ये लिस्ट तैयार की गई है। ओके, मेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, आप पांचों पॉइंट यूज कर सकते हैं मेंस में लिखने के लिए। तीनों लिस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, अब वो तो हम लोग मेजरली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मोटी मोटी बातें लिखी गई हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट की बात करें, लिस्ट 1 डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे और बैंकिंग, ये जो है आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। 100 आइटम है, पहले 97 थे। लिस्ट 2 की बात कर लेते हैं, सेकंड लिस्ट की बात कर लेते हैं। स्टेट लिस्ट है जिसमें क्या है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बेटिंग, गैम्बलिंग। बेटिंग गैम्बलिंग का प्रोविजन स्टेट लिस्ट के तहत आता है। बेटिंग गैम्बलिंग का जो प्रोविजन है स्टेट लिस्ट के तहत आता है। टोटल 61 सब्जेक्ट हैं, पहले 66 थे। अब बात कर लेते हैं थर्ड लिस्ट की, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें एजुकेशन, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, पहले ये स्टेट लिस्ट में था, बाद में इसको कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया। टोटल नंबर कितना है, 52, मतलब 52 टोटल है, पहले 47 था। 47 सब्जेक्ट पहले थे, अभी ये 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। ओके, चलिए अगला मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रिलेटेड है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके उधार लेने की बोरोइंग पावर से जो है रिलेटेड है, उधार लेने की शक्ति से संबंधित है। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया जो बोरोइंग लिमिट्स है स्टेट की, फ्रॉम 3% GSDP टू 5%, 3% से लेके बढ़ा के 5% कर दिया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अभी बोरोइंग लिमिट का। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पहले 3% उधारी ले सकते थे, अब वो 5% उधारी ले सकते हैं जो है केंद्र सरकार से। तो बहुत अलग अलग तरीके से इसमें प्रावधान किए गए हैं कि कैसे कैसे उधारी लिया जा सकता है, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस 5% में जो 1% है, 5% में जो 1% है, ये एक्चुअली किस लिए यूज किया जाएगा? 1%, वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज, इसके लिए हम यूज करेंगे 1%, बाकी 4% अदर चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे FRBM के बारे में दिया हुआ है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था। ये टारगेट सेट करता है गवर्नमेंट के लिए कि वो अपना फिजिकल डिफिसिट जो है उसको रिड्यूस करें। ठीक है, अभी कम करके कितना लेके आना है? कम करके लेके आना है 4.5% ऑफ GDP। अभी फिजिकल डिफिसिट का टारगेट 2021-22 में कितना है? 6.8%, और इसको 2025-26 तक कितना करना है? ये करना है 4.5%। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, FRBM के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बोरोइंग पावर्स की स्टेट गवर्नमेंट की। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। तो सेंटर के पास आर्टिकल 292, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू बोरो सब्जेक्ट टू लिमिट सेट बाय पार्लियामेंट, कि भैया पार्लियामेंट जितना निर्धारित कर देगी उतना स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उधारी ले सकती है, ऐसा आर्टिकल 292 कहता है।
अगर बात करें कि क्षेत्रीय प्रबंधन की या टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो चाहे फॉरेन से सेंट्रल गवर्नमेंट उधारी ले, चाहे स्टेट से ले, चाहे अपने डोमेस्टिक मार्केट से उधारी ले, चाहे फॉरेन से ले। लेकिन जो स्टेट के ऊपर है वो रेगुलेशन है, वो कहता है केवल और केवल डोमेस्टिक लोन ही लिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा आर्टिकल 292 इसमें भी बात करता है, ये 292 नहीं होगा, 293 हो, माफ कीजिए ये गलत लिखा हुआ है, 293 293। ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर लिमिट सेट करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कितना उधारी ले सकता है। अदर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसकी सिक्योरिटी के बेस पर उधारी ले सकते हैं। उसके अलावा कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना उधार नहीं ले सकता है। यदि कोई ऋण बकाया है, यदि उसका कोई ऋण बकाया है जो भारत सरकार को चुकाया जाना है, ठीक है, एक स्टेट ऐसे उधारी नहीं ले सकता है बगैर से सेंटर की कंसेंट के, और तब ये ज़्यादा लागू होता है जब वो उधारी उसका पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, तो वो और उधारी नया नहीं ले सकता है। अगर उसको नया उधारी लेना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। आर्टिकल 293 ये बात कहता है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बहुत मांग चलती रहती है। अभी विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा अभी आंध्र प्रदेश को चाहिए। उसके अलावा जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनको चाहिए। हिमाचल खासकर इसकी डिमांड करते रहता है। तो उससे रिलेटेड क्या बातें हैं थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश को अभी स्पेशल स्टेटस जो है तो का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन स्पेशल असिस्टेंट मेजर्स के तहत जो है इनको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की बात करी गई है आंध्र प्रदेश को। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1969 में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल सहायता प्रोवाइड करी कुछ ऐसे स्टेट को जो कुछ खास प्रकार की विशेषताएं रखते हैं, जैसे कि कोई सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हिली एरिया हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है वहाँ पर, या नॉन वाइबल स्टेट है फिनांस के दृष्टिकोण से, तो उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है और उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर देती है। स्पेशल स्टेटस जब प्रोवाइड करती है तो उनको कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं। सारा जो जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल मान लो यूपी में कोई प्रोग्राम लागू करना है तो 60 और 40 का रेशियो होता है कि 60% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% पैसे देगी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब किसी को स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है तो 90% पैसे कौन खर्च करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% पैसे कौन खर्च करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस दो, स्पेशल स्टेटस दो। अभी तक जो है मात्र नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है, उसके अलावा 3 जो है हिली स्टेट, इनको ही 14 फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है। उनको रिकमेंड किया था 14 फाइनेंस कमीशन ने कि इनको जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। तो यही 3 और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनको ही स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस प्राप्त है और सभी को प्राप्त नहीं है। एक और चीज़ बताएं कि 90% वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जितने भी होते हैं 90% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। उसके अलावा जो भी पैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए निकाले जाते हैं, अगर वो यूज़ नहीं होते हैं तो वो लैप्स नहीं होगा पैसा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगले सालों में वो पैसा ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो होते हैं उनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी से छूट होती है, कॉरपोरेट टैक्स वहाँ पे काफ़ी रियायत होता है वहाँ पर, और आयकर इनकम टैक्स में भी काफ़ी रियायत होता है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री होता है, फ्री नहीं होता है, कम होता है। अब बात कर लेते हैं इनर लाइन परमिट की। अगली जो न्यूज़ है इनर लाइन परमिट की। अभी क्या हुआ है कि जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने यहाँ से इनर लाइन परमिट को जो है वो ख़त्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया है। अब सभी जो इंडियन नेशनल्स हैं वो विजिट कर सकेंगे
जो है लद्दाख के उन सब एरिया में जहाँ पे पहले जो पहले प्रोहिबिटेड था, जो पहले बैन था, जहाँ पे लोग नहीं जा सकते थे। अगर कोई विदेशी इंसान जाना चाहता है ऐसे किसी एरिया में जो पहले ओपन नहीं थे, जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे, लद्दाख के बहुत सारे एरियाज हैं जिनको प्रोटेक्टेड एरिया कहा गया है। इसी प्रकार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया है। पूरा अरुणाचल प्रदेश नहीं, कुछ एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है। वहाँ पर जाने के लिए आपको ILP लेना होता है, इनर लाइन परमिट लेनी होती है। इसी प्रकार लद्दाख में भी आपको इनर लाइन परमिट लेनी होती थी पहले। इंडियन सिटीजन्स के लिए अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो अगर विजिट करना चाहते हैं तो उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना होगा, PAP लेना होगा, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 7 से 15 दिन की हो गई है। अभी पहले 7 दिन तक वैलिडिटी थी और उसको बढ़ा के अब 15 दिन कर दिया गया है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, जो अलाउ करता है इंडियन सिटीजन को कि वो पर्टिकुलर स्टेट में जा सकें फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ILP यही है, ILP यही है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंडियन सिटीजन अगर कहीं पे जाना चाहते हैं तो ILP लीजिए, ठीक है। बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जहाँ पे ILP लेना पड़ता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि जो स्वदेशी कम्युनिटी है, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है वहाँ की, वो प्रोटेक्टेड रह सके, फॉरेन या मतलब विदेशी या कोई और जो है नेशनल इन्वेड ना कर सके वहाँ पर। ये जो ILP का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से आया। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से आया, जो अब पूछेगा कि इंडियन इनर लाइन परमिट, ये गलत लिखा हुआ है, इनर लाइन परमिट ILP, यहाँ पे IPL लिख गया है, देखो विजन वालों ने गलती करी है, ठीक है, ठीक है। तो ILP जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1973 से लिया गया है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। अभी पंजाब में 23rd डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, 23वां एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, मलेरकोटला, मलेरकोटला 23वां जिला घोषित किया गया है। तो देखो ये जिला घोषित करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। नया जिला बनाना, अल्टर करना, एबॉलिश करना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। हालांकि जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का इच्छुक होता है तो उसे होम मिनिस्ट्री या अदर कंसर्न मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी होती है, ठीक है। रेलवे से तो रेलवे मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कई बार डाक विभाग से भी लेना पड़ता है इनको जो है परमिशन, अनापत्ति पत्र, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC लेना पड़ता है। तो होम मिनिस्ट्री से बहुत सारे मामलों में लेना पड़ता है। अगर किसी गांव का नाम भी बदलना है तो उससे होम मिनिस्ट्री से ही परमिशन लेना पड़ेगा। और बहुत सारे प्रपोजल आते रहते हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर कि भैया हमको इसका नाम बदलना है, गांव बदलना है, ऐसा कुछ करके इसका नाम बदलना है, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री के पास ही सारा कुछ जाता है। अब बात कर लेते हैं 6 शेड्यूल की। यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट लिखा है, आर्टिकल 2, 3, 4 के बारे में दिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि बस इतनी सी बात है कि अगर किसी नए राज्यों को बनाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है 368 के तहत, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए 6 शेड्यूल की बात करी गई है यहाँ पे। हाल ही में लद्दाख के सांसद के द्वारा लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में इंक्लूड करने की डिमांड करी गई, ठीक है, कि संविधान के 6 शेड्यूल में लद्दाख को जो है इंक्लूड कर दिया जाए। आइए समझते हैं, ठीक है। 6 शेड्यूल में कौन कौन से हैं? AMTM। 6 शेड्यूल में कौन कौन से राज्य हैं? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये जो 6 शेड्यूल में हैं ये कौन सी आर्टिकल से डील करता है? 6 शेड्यूल वो है आर्टिकल 2441। तो 2441 किससे जुड़ा हुआ है? 6 शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, AMTM से जुड़ा हुआ है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें फ़ायदा क्या है? बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्वायत्त परिषद, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस काउंसिल्स गठन करने का पावर होता है 6 शेड्यूल के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनको, ठीक है।
जिसके तहत ये बहुत सारे रीजनल कानून बनाते हैं, जैसे कि लैंड रिलेटेड, रोजगार रिलेटेड, या अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस ये खुद से बना सकते हैं 6 शेड्यूल वाले स्टेट। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस काउंसिल होने का बहुत फ़ायदा है। इसमें राज्यपाल के अलावा किसी का पावर लागू नहीं होता है। इसमें कुछ मामलों में सिर्फ राष्ट्रपति का पावर लागू होता है। तो एक बार इस 6 शेड्यूल जाइए लक्ष्मीकांत से ज़रूर रिवाइज करिए। चलिए, डीजीपी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगली न्यूज़ है पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अभी उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो डीजीपी की प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग की भागीदारी के बिना स्वयं ही जो उन्होंने नियुक्ति कर दी थी, उस पर कहा है कि आप फिर से विचार करिए। इसको रिफ्यूज़ कर दिया है जो है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके चलते ये न्यूज़पेपर्स में था। अब बात कर लेते हैं कि पुलिस के बारे में। तो पुलिस जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। पुलिस एक राज्य सूची विषय है और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह का एक फैसला आया था। प्रकाश सिंह का एक फैसला आया था, जजमेंट आया था 2006 में। उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुलिस रिफॉर्म पर रिकमेंडेशन करी थी। बहुत सारी जो है नॉर्म्स फिट करने की बात करी थी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे रिमूवल करोगे, कैसे आप प्रमोशन दोगे, उन सब के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करी गई थी प्रकाश सिंह जजमेंट में 2006 के। और इसी में डीजीपी कैसे अपॉइंट होगा इसकी भी चर्चा करी गई थी कि डीजीपी का जो नाम होगा ये यूपीएससी जो है रिकमेंड करेगी। ठीक है, यूपीएससी जो है जो डीजीपी के पद के उम्मीदवारों का के नाम यूपीएससी को प्रेषित करना आवश्यक है, उनको भेजना आवश्यक है, उनको पहले भेजिए। उसके बाद यूपीएससी जो है सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, सर्विस रिकॉर्ड और इन सब के क्राइटेरिया के बेस पे कुछ लोगों का नाम का चयन करेगी और वापस स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। तो इस हिसाब से जो है डीजीपी का चयन होता है। इसके पश्चात क्या होता है, शीर्ष 3 उम्मीदवार निकाले जाते हैं और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और कि अब प्रकाश सिंह वाला जो केस है, अगर आप समझना चाहते हैं तो ये 7 डायरेक्टिव दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा एक बात और कि डीजीपी वाला जो कैंडिडेट होगा उसका मैक्सिमम जो जो मिनिमम जो है जो सर्विस पीरियड लिफ्ट होना चाहिए वो 6 महीने का कम से कम जो है सर्विस पीरियड लेफ्ट होना चाहिए, बचा होना चाहिए। कि हाँ, उससे उससे कम नहीं कि पता लगे 5 महीना बचा हो सर्विस में और डीजीपी नियुक्त कर दीजिए। तो ऐसा नहीं, मिनिमम 6 महीने उनकी सर्विस पीरियड बची होनी चाहिए, उन्हीं को डीजीपी नियुक्त किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात कर लेते हैं। इसमें भी कुछ प्रोविज़न है, चर्चा कर लेते हैं इसकी भी। सेक्शन 51 ऑफ द डीएमए एक्ट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अभी जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव हैं ना, उनको जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो है होम मिनिस्ट्री ने एक सो कॉज नोटिस जारी किया है। क्यों जारी किया है? इसलिए जारी किया है कि कुछ डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, उन दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं किया गया है जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके चलते उनसे कहा कि कारण बताओ कि क्यों आपने ऐसा किया, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है जो रिकमेंडेशन करी उसको आपने क्यों नहीं माना। अगर वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो इसके तहत 2 साल का कारावास का भी प्रावधान है, 2 साल का जेल का प्रावधान है। अगली जो न्यूज़ है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ के बारे में है, डीएलसीज के बारे में। इसको कौन गठित करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़। इसको गठित करने का पावर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है, विद्युत मंत्रालय के पास है। जो है जिला स्तरीय कमेटी गठित करी जाएगी। इसका गठित करने का जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है, विद्युत मंत्रालय के पास है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ हैं ये क्या काम करेंगी? जितने भी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड स्कीम्स चलाई गई हैं, पावर रिलेटेड स्कीम्स चलाई गई हैं, उनको ओवरसी करेंगी, उनका निगरानी करेंगी, उनका पर्यवेक्षण करेंगी। और इसमें
अध्यक्ष कौन होंगे? इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जो है एमपी। एमपी जो होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वो उसके चेयरपर्सन होंगे। और उसके अलावा कलेक्टर जो है वहाँ के, जिलाधिकारी, वो को चेयरपर्सन होंगे। साथ ही और सारे मेंबर्स को लिया जाएगा। तो एमपी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष जो होंगे वो एमपी जो होंगे इसके अध्यक्ष के तौर पे होंगे। इसमें जो काम वगैरह दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, हालांकि अब आप देख सकते हो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाएगा। अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया है, तकरीबन 3.03 ट्रिलियन पैसे दिए गए हैं। इसके लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए एक रिफॉर्म बेस रिजल्ट रिलेटेड एक स्कीम स्टार्ट की गई थी पावर रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा डिस्कॉम को भी इसी के तहत पैसे दिए जाते हैं, जिससे उनका घाटा जो लगा पड़ा है बहुत सारा, उसको कम किया जा सके। डिस्कॉम के जो घाटे को कम करना है तो उसके लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो उसको भी मॉनिटर करने का काम जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ करेंगी। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ का काम था। आपको इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सिर्फ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहें तो इन तीनों स्कीम को और अच्छे से डिटेल से देख के जा सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ, क्या बेसिक फीचर्स हैं इन सभी स्कीम्स की। तो ये हमारा पिलर 3 कंप्लीट हो गया। अब आए हमारा पिलर 4 जो जुडिशरी है, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।